Hello everybody, this is यस पंडित है and I welcome you all to the Catalyst Group YouTube channel। आज हम हिस्ट्री की क्लास आगे बढ़ाने वाले हैं। हिस्ट्री की हम काफी क्लासेस कर चुके हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हमने कवर करा दिया था और गांधी इरविन पैक्ट भी हमने समझ लिया था। हमें ये भी समझ में आ गया था कि जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज डिक्लेयर कर चुके हैं, पूर्ण स्वराज दिवस बना चुके हैं। कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड अब होगी। डोमिनियन की डिमांड खत्म हो चुकी है, अब डोमिनियन कोई नहीं चाहता। नेहरू रिपोर्ट क्योंकि ब्रिटिशर्स ने मानी नहीं तो अब डोमिनियन की बात करना बंद कर दिया गया है। अब इंडिया आगे जो बढ़ेगा, अब इंडिया जब आगे बढ़ेगा तो अब सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज लेके आगे बढ़ेगा कि हमको चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ये क्लियर हो चुकी है पिक्चर। अब हमें आजादी चाहिए। ऐसे लीडर सामने आ चुके हैं, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जो डायरेक्टली सिर्फ कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। तो आज की क्लास हम आगे लेके जाएंगे। लास्ट क्लास में हमने इतना समझ लिया था, कराची सेशन हो चुका था, इरविन पैक्ट को रेटिफिकेशन मिल चुका था कि भाई जो भी हुआ है ठीक है, वी हैव टू एक्सेप्ट ऑल दिस। अब हम एक स्टेप आगे जाते हैं कि आगे क्या होने वाला है। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को फिर से मैं बता दूं कि जैसे कि आपको पता है हम लोगों का ईपीएफओ का कोर्स बहुत अच्छा, बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन किया है। अभी भी एडमिशंस ओपन है, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। एसएससी, सीजीएल और एसएससी के जो नॉन टेक वाले कोर्स है, जेई का तो ऑलरेडी है ही, वो भी हम लॉन्च करने वाले हैं। बहुत सारी डिमांड आई थी। साथ में यूपीएससी, सीएससी का भी, सिविल सर्विसेज का भी हम लोग कोर्स लॉन्च कर देंगे आने वाले 1 महीने के अंदर। फीस सबसे कम रहेगी इंडिया में, उससे कम फीस नहीं हो सकती और कंटेंट आपको सबसे बेस्ट मिलेगा। तो जो लोग सीरियसली 21 को टारगेट कर रहे हो, एकदम टारगेट कर रहे हो, उनके लिए वो स्पेसिफिक बैच होगा। बाकी क्लासेस यूट्यूब पे चलती रहती हैं जो ओवरऑल कवरेज करती है। अच्छा, बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर यूट्यूब और पेड क्लासेस में क्या फर्क रहता है। वो एग्जाम ओरिएंटेड होती है, इन द सेंस जिस एग्जाम का कोर्स ज्वाइन करते हो वो उस एग्जाम को टारगेट करती है क्लासेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल ईपीएफओ का जो कोर्स है वो ईपीएफओ को टारगेट करके उस पर क्लासेस बनाई जा रही है, जो उसका पैटर्न है एनालिसिस करके। यूट्यूब पे जो क्लासेस चलती है ये पूरा कंबाइंड चलता है कि इसमें ऑलमोस्ट जो भी एग्जाम्स है ये सब कुछ कवर हो जाता है, जितना मैं मैक्सिमम कर सकता हूं, ठीक, अपनी तरफ से। लेकिन अगर आप किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम को फोकस रख के उसको टारगेट करके करना चाहते हो तो पेड बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज। अभी सिस्टम कुछ ऐसा बन रहा है कि भाई इरविन पैक्ट साइन हो चुका है, रेटिफिकेशन मिल चुका है। अब सिस्टम कुछ ऐसा होता है कि अगस्त 1932 में एक कम्युनल अवार्ड नाम की चीज, एक मैकडोनल्ड, एक आदमी होता है मैकडोनल्ड, बर्गर वाला नहीं, दूसरा आदमी होता है, वो कम्युनल अवार्ड नाम से एक बेकार सा सड़ा हुआ अवार्ड इंडिया में देने की कोशिश करता है। अवार्ड कोई प्राइज नहीं है, ये एक स्टुपिडिटी और नॉनसेंस की चीज थी, इसको कम्युनल अवार्ड का नाम दिया गया। 1932 अगस्त में ये कम्युनल अवार्ड नाम से एक चीज लेके आता है, स्टेटमेंट लेके आता है, एक सिस्टम लेके आता है और कहता है कि अब से इंडिया के अंदर सबको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा। आपको याद होगा मुस्लिम्स को ऑलरेडी सेपरेट इलेक्टोरेट मिल चुका था। अब इन्होंने कहा कि हिंदू में भी डिवीजन करते हैं, ये हिंदू आपस में बहुत साथ में चल रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, इनको भी तोड़ते हैं। तो इन्होंने क्या किया, कम्युनल अवार्ड नाम से एक हिंदू में डिवीजन करने के लिए ये कम्युनल अवार्ड प्रेजेंट किया और कहा कि अब से सेपरेट इलेक्टोरेट, हिंदूज में भी जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, जो हरिजन्स हैं, उनको अलग से अब सेपरेट इलेक्टोरेट की सीट मिला करेगी, उनके लिए अब अलग से इलेक्शन हुआ करेगा, उनका बंदा अलग से जाएगा और अलग से सिलेक्शन होगा। मतलब यहां पे मैकडोनल्ड की एक कोशिश थी इंडिया में हिंदूज को भी डिवाइड करने की। तो कम्युनल अवार्ड 1932 के नाम से ये एक चीज लेके आया जिसका बहुत अपोज किया गया। गांधी जी इसका इतना अपोज किए कि गांधी जी ने तो ये कहा कि भैया ये तो गलत है एकदम, ये तो बेकार, एक ऐसी चीज है जो डिवीजन कर देगा। मतलब इंडिया के अंदर बहुत भयंकर तरीके से डिवीजन हो जाएगा। अब तक आप सेपरेट इलेक्टोरेट हिंदू, मुस्लिम, एंग्लो क्रिश्चियन सबको दे चुके हो, अब जो हिंदूज बच्चे थे उनको भी दे रहे हो, डिवाइड कर रहे हो। तो ये कम्युनल अवार्ड नाम से चीज आती है, बहुत इसके अगेंस्ट, बहुत ज्यादा आप समझो बहुत ज्यादा अपोज होता है। गांधी जी बहुत अपोज करते हैं इस चीज को। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी सपोर्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में कुछ इश्यूज खड़े हो जाते हैं और गांधी जी उस समय जेल में होते हैं, यरवदा जेल पुणे में होते हैं और गांधी जी बोलते हैं कि ऐसा है कि ये चीज मैं होने नहीं दूंगा और मैं अब खाना ही नहीं खाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, खाना नहीं खाऊंगा, मैं खाली भूखा बैठ जाऊंगा, जब तक जिंदा हूं खाऊंगा नहीं, लेकिन ये चीज होने नहीं दूंगा। तो लोग जाते हैं अम्बेडकर जी से बोलते हैं, अम्बेडकर जी वो मर जाएंगे, आप समझो सही नहीं है, वैसे ही बुजुर्ग हो गए, चलो जरा बात कर लो। तो अम्बेडकर जी जाते हैं, बात करते हैं गांधी जी से, उनको मनाते हैं और दोनों मिलकर एक पैक्ट साइन करते हैं जिसको बोला जाता है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट में ये चीज क्लियर कर दी जाती है कि ठीक है, डिप्रेस क्लासेस को सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं हम डिमांड करेंगे, डिप्रेस क्लासेस को रिजर्वेशंस मिल जाएंगे। तो रिजर्वेशंस का कॉन्सेप्ट यहां से स्टार्ट हो गया था, जो भी डिप्रेस क्लासेस है उनको रिजर्वेशंस मिलना, यहां से एक कॉन्सेप्ट आ चुका था। ये कॉन्सेप्ट भेजा गया ब्रिटिश को, भेजा गया कि भाई हम इस तरीके से चाहते हैं और ऐसा कहा गया कि भाई ये जो कम्युनल अवार्ड आपने दिया था इसको हटा के पूना पैक्ट को एक्सेप्ट किया जाए। अब ब्रिटिशर्स मानते तो थे नहीं, ब्रिटिशर्स ने कहा हटाओ यार, ये सब क्या फालतूगिरी चल रही है, हाँ देखेंगे हम जो होगा। उसके बाद ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करते हैं। आपको याद रखना है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो अराउंड नवंबर दिसंबर 1932 के अराउंड हुई थी, 1932 में। इसके अंदर भी कांग्रेस नहीं गई थी, कांग्रेस सिर्फ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे। गांधी जी वो भी गुस्सा होकर लौट आए थे, जब आते उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया था। एक ही ऐसा इंसान है जो है डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने तीनों की तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस
अपनी एक्ट वहां पे जाके रिप्रेजेंट दिया है, अपना रिप्रेजेंटेशन दिया है तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के अंदर अंबेडकर जी ने दिया है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, डिस्कशन होता है, डिस्कशन के बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद एक एक्ट निकल के आता है जिस एक्ट को बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रिजल्ट था इसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की डिस्कशन का। जो डिस्कशन होता है लीडर्स के बीच में, ब्रिटिशर्स के बीच में, राउंड टेबल क्या होता है बता चुका हूं मैं आपको, डिस्कशंस होते हैं और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है जिसके अंदर बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं। ये बहुत बड़ा एक्ट है, इसको अलग से कवर करेंगे कभी, बहुत बड़ा एक्ट है, ये पॉलिटी के अंदर कवर कर लेंगे जिसमें हम सारे एक्ट लेके आएंगे अलग तरीके से। अभी आप इसे इतना समझो, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। अभी तक का ये ब्रिटिश का सबसे बड़ा एक्ट होता है और इसके अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड कर दिया जाता है, जो कि मना किया होता है सबने, फिर भी ये प्रोवाइड करते हैं। साथ में एक चीज और प्रोवाइड करते हैं कि प्रोविंसेस में अब ऑटोनॉमी दे दी जाएगी। प्रोविंसेस मतलब स्टेट्स, स्टेट्स मतलब ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो जो स्टेट्स आ रही थी, जो जो एरियाज आ रहे थे, उन सब में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी जाएगी। मतलब अब इलेक्शंस होंगे वहां पे और इलेक्शन के थ्रू जाएंगे लोग, मिनिस्टर्स असेंबली में जाएंगे इलेक्ट होके। तो इंडियंस को एक मौका मिलता है अब इलेक्शन लड़ने का। इलेक्शन होने वाले होते हैं प्रोविंसेस के 1937 में। 1937 में इलेक्शंस होने वाले होते हैं और सब लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस के अंदर दो टाइप के ग्रुप डेवलप हो जाते हैं। एक होते हैं न्यू स्वराजिस्ट जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, वो कहते हैं हम तो लड़ेंगे इलेक्शन। एक होते हैं गांधी जी, कहते हैं ना गलत बात, हमें कहा चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस, इलेक्शन लड़के क्या कर लोगे हैं, नहीं लड़ोगे इलेक्शन। तो स्वराजिस्ट बोलते हैं न्यू नहीं हम तो लड़ेंगे। तो गांधी जी कहते हैं चलो ट्राई ले लो एक बार, कुछ कर लोगे अच्छा। वो कहते हैं हम सर एकदम गदर मचा देंगे अंदर घुस के, एकदम आप देखना अपने सारे इंडियंस को एकदम मजा करा देंगे। तो गांधी जी कहते हैं चलो हम ट्रायल करके देख लेते हैं एक बार, चलो तुम इलेक्शन लड़ो। इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन का जो प्रोविजन था ये आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 35 के थ्रू, 1935 के थ्रू। ठीक, इलेक्शन होते हैं। कांग्रेस बहुत गजब मेजोरिटी के साथ सीट जीतती है। मतलब 1161 में से 1716, 1161 में से 716 सीट्स कांग्रेस जीत जाती है। इतनी सारी सीट्स जीतती है और कांग्रेस बहुत जगह अपनी मेजोरिटी बनाती है, बहुत जगह अपनी मिनिस्ट्री बनाती है। कौन कौन सी जगह बनाती है मिनिस्ट्री? क्वेश्चन आता है। कांग्रेस मिनिस्ट्री बनाती है बिहार के अंदर, बॉम्बे के अंदर, मद्रास के अंदर, यूपी उस समय उत्तर प्रदेश नहीं था, यूनाइटेड प्रोविंस था, ध्यान रखना। यहां पे ये मिनिस्ट्री बनाते हैं और सेंट्रल प्रोविंसेस में भी मिनिस्ट्री बनाते हैं। बाद में ये आसाम और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में भी बना लेते हैं। पहले नहीं जीते होते, बाद में कोलिशन के साथ बना लेते हैं। इतने एरियाज में कांग्रेस अपना मेजोरिटी के साथ मिनिस्ट्री बनाता है। लेकिन कांग्रेस बड़े बड़े एरियाज जैसे पंजाब और बंगाल, वहां मेजोरिटी नहीं बना पाता है। बंगाल में बहुत बड़ी पार्टी बन के निकलता है कांग्रेस, सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन फिर भी कांग्रेस वहां पे मेजोरिटी नहीं बना पाता क्योंकि बंगाल और पंजाब के अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और उसकी वजह से मुस्लिम लीग और यूनाइटेड पार्टी एक पार्टी होती है, दोनों मिलके पंजाब के अंदर अपनी मेजोरिटी बना लेते हैं, अपनी कोalition गवर्नमेंट बना लेते हैं। और बंगाल के अंदर मुस्लिम लीग और एक कृषक प्रजा पार्टी ये लोग मिलकर अपनी एक कोalition गवर्नमेंट बनाते हैं। तो बंगाल और पंजाब के अंदर कांग्रेस नहीं बना पाई थी, ध्यान रखना, क्योंकि मुस्लिम वहां पे बहुत ज्यादा थे। तो मुस्लिम ऑब्वियस सी बात है मुस्लिम लीग को ही सपोर्ट करेंगे और मुस्लिम लीग को कोalition गवर्नमेंट बनाने के लिए और पार्टीज का भी सपोर्ट मिल गया, तो लोगों ने मिलकर अपनी गवर्नमेंट वहां पे बना ली थी। कांग्रेस ने फिर भी काफी मेजोरिटी ली थी और 28 महीने तक रूल किया। कांग्रेस ने 28 मंथ तक रूल किया, उसके बाद रिजाइन कर दिया। क्यों रिजाइन कर दिया कांग्रेस ने? उसका रीजन है वर्ल्ड वॉर 2। जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गई थी 1939 के अंदर, तो उस टाइम ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, इंडियंस जो मिनिस्टर्स थे, जो जीत गए थे, काफी मिनिस्टर्स पे पहुंच गए थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मैं आपको बताऊं, इन्होंने बहुत सारे लॉ जो पास कर रखे थे ब्रिटिशर्स ने, उनको कैंसिल करवा दिया, बहुत सारी चीजें की हैं। 28 महीने रूल किया, उसके बाद इन्होंने अक्टूबर 1939 में जाके रिजाइन कर दिया, क्योंकि वहां पे ब्रिटिशर्स ने एक बदतमीजी दे दी थी। वो क्या बदतमीजी थी? उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे इंडिया को भी पार्टी बना दिया था वर्ल्ड वॉर 2 का, बिना इंडियंस से पूछे। तो वो लोग चिढ़ गए थे मिनिस्टर, उनको पूछा, हमसे पूछना तो चाहिए था, बदतमीज आदमी, हमसे पूछा ही नहीं, हम सारे के सारे रिजाइन करते हैं। उसके अपोज में उन्होंने रिजाइन कर दिया था। जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुई तो वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर बहुत सारे ब्रिटिशर्स के रिसोर्सेज कंज्यूम होने लग गई और वो उधर की तरफ डिवोट होने लग गई। इंडियंस जो थे वो वहां पे उनके पास मौका था कुछ करने का। उस मौके की तलाश में सुभाष चंद्र बोस जी जैसे लीडर ने गांधी जी से बात करी और उनको समझाया कि भाई साहब ये कर दो अटैक, बट अनफॉर्चुनेटली वो चीज हो नहीं पाई। तो समझेंगे उसको भी कैसे हुआ। उस चीज को समझने के लिए मिनिस्टर्स थे, उन्होंने काफी सीट जीती थी। जो इलेक्शन हुए थे प्रोविंसेस के, स्टेट्स के 1937 में, काफी अच्छी मतलब बहुमत हासिल किया था। बहुत सारी जगह उन्होंने काफी सारी सीट्स ऑक्यूपाई कर ली थी। मुस्लिम लीग ने भी बहुत सारी जगह अपनी गवर्नमेंट बनाई थी, जैसे बंगाल में अलायंस बना के। तो मुस्लिम लीग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी और बन रहा है, बट अभी भी कांग्रेस काफी मेजोरिटी में चल रही है। कांग्रेस ने सीट्स जीती थी, 28 मंथ अपना रूल भी किया था, 28 महीने बहुत अच्छा काम भी किया था लोगों के लिए। बट फिर भी उन्होंने रिजाइन कर दिया था अक्टूबर में 1939 के अंदर, क्योंकि वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हुई थी तो इंडिया को वहां पे बिना पूछे बिना बताए पार्टी बना दिया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर।
और इंडिया में जो मिनिस्टर थे उनको ये चीज खराब लगी थी, उनको लगा था यार हमसे पूछ तो लेते एक बार, वैसे हमारी कोई चलती नहीं तो बिल्कुल भी यार पूछे ही नहीं, कम से कम पूछ तो लेते। तो इंडियन जो गवर्नमेंट में जो लोग थे उस समय उनको बुरा लगा, उन्होंने कहा कि भाई साहब हमसे नहीं होगा, रिजाइन, खत्म करो, बवाल हो रहा बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे आज की जो क्लास है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसका रीजन है आज हम वर्ल्ड वॉर 2 का जो केस है, जिस केस में उन्होंने रिजाइन किया है इंडियन मिनिस्टर से, उससे पहले का थोड़ा सा सिस्टम देखेंगे और उसके बाद का सिस्टम देखेंगे। मतलब आज की क्लास में 1941 के आसपास तक लेके जाऊंगा आपका, और उससे हमें यह समझ में आ जाएगा कि आने वाले जो 7 साल है, 7 इयर्स जो इंडिया के अंदर होने वाला है, उन सब का जो बेस है वो बेस आज की क्लास है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, आज की क्लास के अंदर आप देखोगे या क्लास के एंड में 3 बड़ी पार्टीज आपके सामने होंगी। एक तो ब्रिटिश है, उसके अलावा कांग्रेस है, एक तीसरी पार्टी आपको बढ़ती हुई दिखेगी, मुस्लिम लीग। उस पार्टी के बढ़ने की वजह से ही पाकिस्तान का फॉर्मेशन हुआ है। तो आज हम पाकिस्तान का जो रियल बेसिकली फॉर्मेशन है या रियल आइडिया है या एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट है वो कब पहली बार पास हुआ था, आज हम वो भी समझेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है आज के, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले 7 साल जो आप पढ़ोगे, अब मतलब आप आने वाले अपने 7 साल नहीं, मतलब अभी 1940 से 47 तक का जो आप प्रीवियस जो अपना पुराने साल पढ़ोगे, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके कॉन्सेप्ट के। तो समझते हैं। आज मैंने आपको बताया था इन्होंने रिजाइन कर दिया था। थोड़ा सा बैकड्रॉप देखते हैं। 1939 में जब रिजाइन किया था, थोड़े से पहले की कहानी देखते हैं कि इसके पहले क्या कहानी चल रही थी। देखो, वर्ल्ड वॉर 2 जो स्टार्ट हुई थी, वर्ल्ड वॉर 2 में वही सेम पार्टीज थी ऑलमोस्ट जो हमेशा लड़ती थी। जर्मनी हो गई, ब्रिटिश हो गई, ये लोग आपस में लड़े भिड़े जा रहे थे। उस समय एक कॉन्सेप्ट चला था फासिज्म का, मैं समझाऊंगा जब फासिज्म कभी हम आगे पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो फासिज्म समझेंगे वहां पे क्या सिस्टम है। अभी तक आप ये समझ लो कि वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कॉन्सेप्ट ब्रिटिशर्स को जमता नहीं है, और ब्रिटिशर्स उनसे लड़ रहे हैं, और ब्रिटिशर्स जो रीजन दे रहे हैं वर्ल्ड वॉर 2 का, वो रीजन हमेशा ब्रिटिशर्स यही बोल रहे हैं कि हम फासिज्म को खत्म करना चाहते हैं, हम डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं। ये ब्रिटिशर्स के रीजन है, जो रीजन वो वर्ल्ड वॉर 2 लड़ने का ऑफिशियली दे रहे हैं। ठीक है, कांग्रेस ने ब्रिटिशर्स जब वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ाई करने गए तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में लोगों से कहा कि आप लोगों से हमें सपोर्ट चाहिए। ये बैकड्रॉप, अभी रिजाइन नहीं किया, मिनिस्टर्स काम कर रहे हैं। तो जो ब्रिटिशर्स जब लड़ाई करने गए तो उन्होंने कांग्रेस के मिनिस्टर से कहा कि यार आप लोग का थोड़ा बहुत सपोर्ट चाहिए होगा हमें। ठीक है, तो मिनिस्टर्स ने कहा कि सपोर्ट तो हम दे देंगे, लेकिन हमारी 2 डिमांड है, वो पूरी कर दो तो हम सपोर्ट देंगे। ऐसे नहीं देंगे, सपोर्ट तो मिलेगा लेकिन 2 डिमांड पूरी रख दो। कांग्रेस की आपने हमेशा से कॉन्सेप्ट देखा होगा, जब भी ब्रिटिशर्स से कुछ करवाना चाहते हैं वो डिमांड रख देते थे। ब्रिटिशर्स डिमांड को मानते नहीं थे, कांग्रेस वाले चिढ़ जाते थे, फिर कोई मूवमेंट लॉन्च होता था। यही कॉन्सेप्ट हमेशा चल रहा है। ब्रिटिशर्स के सामने कांग्रेस के लोगों ने, जो मिनिस्टर्स थे, उन्होंने डिमांड रखी। पहली डिमांड ये रखी कि एक तो जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होगा, जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 निपटता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्मेशन होगा। ये आप लिख के दो भाई साहब, पर्चे में छाप के दो, ऐसे नहीं साइन मार के दो कि भाई जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 ओवर होगा वैसे ही आप एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन करोगे। दूसरी डिमांड ये है कि अभी इमीडिएटली इंडिया के अंदर एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बननी चाहिए जो इंडियंस के बारे में सोचे। ये 2 डिमांड इन्होंने रखी। अब आप मुझे बताओ, ये बाद वाली बात की भाई वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हम आपको देंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन दूसरी डिमांड जो इन्होंने रखी वो ये रखी कि इमीडिएट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बननी चाहिए जो पूरा सिस्टम संभाल ले। आप मुझे बताओ, क्या ब्रिटिशर्स इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। उस समय जो वाइसरॉय था उसका अजीब सा नाम था, लिंगो करके ऐसा नाम था। इस बंदे ने कहा, ये देख रहे हो उसको, इस बंदे ने कहा कि यार ऐसा है, ये जो तुम डिमांड रख रहे हो ना हमारे सामने, ये तो हम नहीं मान रहे, जो चाहे कर लो। नहीं मानेंगे, नो मीन्स नो। इसलिए मेरा नहीं का मतलब नहीं होता है, और वो नहीं होगा, और मैं इस चीज को नहीं मानूंगा। तुम्हें सपोर्ट नहीं देना, बाहर में जाओ, मत दो सपोर्ट। अब यहां सपोर्ट मिल नहीं रहा है, चुपके से पार्टी बना देंगे, वहां पे जाके कहेंगे इंडिया भी हमारी तरफ से लड़ रहा है, इंडिया अच्छा खासा हमारी कॉलोनी है और हमारी तरफ से है इंडिया। ठीक, अगर मैं आपसे कहूं, यहां पे इन्होंने मना कर दिया, इस बंदे ने क्लियर मना कर दिया कि भाई साहब आपको जो है हमारी तरफ से कोई भी डिमांड पूरी नहीं की जाएगी। अब आप बात करते हैं कांग्रेस की डिमांड पूरी हुई नहीं, बेइज्जती होगी बहुत बड़ी वाली। अभी हम बैकड्रॉप पढ़ रहे हैं, रेजिग्नेशन हुआ नहीं है, बैकड्रॉप पढ़ रहे हैं, इस पहले की कहानी देख रहे हैं। ठीक है, कि रेजिग्नेशन कर दिया क्यों, इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट क्यों हो गए थे कि भाई दे दिया। ठीक है, कांग्रेस का एक मीटिंग हुई वर्धा में कांग्रेस की एक मीटिंग हुई, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई, क्योंकि उनकी डिमांड के लिए मना कर दिया था वाइसरॉय ने डायरेक्ट, तो चिढ़ गए। तो एक मीटिंग हुई, मीटिंग में सितंबर 10 से सितंबर 14 1939 के बीच में हुई। इस मीटिंग में 2 एजेंडा उठे, मतलब 2 लोगों के एजेंडा उठे। एक एजेंडा ये उठा कि भैया ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करना चाहिए, दूसरा उठा कि ब्रिटिशर्स को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। गांधी जी और कुछ लीडर्स ये बोल रहे थे कि ब्रिटिशर्स को हमें इस टाइम पे सपोर्ट करना चाहिए। रीजन ये है कि ब्रिटिशर्स जो है वो अभी पहले ही वॉर में इन्वॉल्व है, लड़ाई कर रहे हैं, सारे रिसोर्सेज लगाए हुए हैं। अगर हम अभी इंडिया में कोई ऐसी चीज करते हैं, कोई मूवमेंट लॉन्च करते हैं, सिविल डिसोबीडियंस या कुछ भी करते हैं, तो वो एथिकल नहीं होगा। ब्रिटिशर्स वहां लड़ रहे हैं तो वो सही बात नहीं होगी।
वो सही नहीं होगी, हमारे लिए वो गलत होगा, वो इथिकल नहीं होगा। हमें ब्रिटिशर्स को बल्कि सपोर्ट करना चाहिए। ऑन द अदर हैंड दूसरा इंसान जो इस चीज के अगेंस्ट खड़ा था वो थे श्री सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं गांधी जी से, ऐसा है गांधी जी आप बहुत महान हो, हम इतने नहीं है, आप बहुत महान हो, लेकिन हमारी बात अगर आप मानो तो रियलिटी ये है कि अगर ब्रिटिश अभी वहां लगा हुआ है लड़ने के लिए तो अभी ही मारो उसको, क्योंकि उसके सारे लोग वहां लगे, अभी इसको हम उड़ा देंगे, भगा देंगे और अपने देश को आजाद करा लेंगे। गांधी जी और वो लीडर बोलते हैं अरे यार ब्रिटिश वहां पे अच्छा ही है तो है, लड़ाई कर रहा है, अगर ब्रिटिश को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, यहां पे हम उनके अगेंस्ट कुछ रिवोल्ट कर देंगे या मूवमेंट कर देंगे तो ब्रिटिशर्स को नुकसान हो जाएगा, और ब्रिटिशर को नुकसान हो जाएगा तो ब्रिटिशर जिनसे लड़ रहा है जर्मनी जापान इन लोगों से, वो लोग जीत गए तो वो लोग तो और खतरनाक हैं, वो लोग तो और परेशान करना स्टार्ट कर देंगे, वो लोग तो और खतरनाक है, परेशान करना स्टार्ट कर देंगे। तो इससे बेटर है ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते रहो। ऑन द अदर हैंड ये बोलते हैं सुभाष चंद्र बोस जी कि आप मुझे ये बताओ कि ब्रिटिशर्स रीजन क्या दे रहे हैं लड़ाई का, तो वो कहते हैं कि रीजन यही दे रहे हैं कि क्या कहते हैं फासिज्म और इन चीजों को खत्म करना है, डेमोक्रेसी स्टेबल करनी है। तो सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं अंकल जी आप बोल रहे हो कि ब्रिटिशर्स डेमोक्रेसी स्टेबल करना चाहते हैं, तो यहां क्या गन्ने छीन रहे हैं इंडिया के अंदर, वो इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी क्यों नहीं दे रहे? अगर वो एक तरफ बोलते हैं कि हम भैया वर्ल्ड वॉर 2 लड़ इसी रहे हैं कि हमें फासिज्म खत्म करना है, लड़ इसीलिए रहे कि फासिज्म खत्म करना है और डेमोक्रेसी स्टेबिलिटी बनानी है, ये बोल रहे हैं, तो इंडिया में क्यों नहीं कर रहे? एक नंबर के झूठे हैं। तो सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं बहुत बड़े झूठे हैं ये ब्रिटिशर, इनकी तो बात माननी ही नहीं है। एक तरफ दिखा रहे हैं कि भाई हाँ क्या कहते हैं हम बहुत अच्छे हैं और हमारे को एक्सप्लॉइट करते चले जा रहे हैं, तो गांधी जी भी सोचने पड़ जाते हैं भाई ये बंदा तो बात सही बोल गया, एकदम सही बात बोल रहा है, बिल्कुल करेक्ट बात बोल रहा है। तो कांग्रेस के लोगों को भी ये चीज लगती है, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश का जो मैं आपको बताऊं मेन, चाहे कोई भी कंट्री हो, ब्रिटिश हो चाहे जर्मनी हो, उस समय ये सारी की सारी कंट्री एक कॉन्सेप्ट को फॉलो करती थी जो था इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म का मतलब होता था अपना एरिया बढ़ाना, दूसरी जगहों पे कॉलोनी बना के कब्जाना, जितना एरिया कब्जा लो और लोगों का उतना अपना पावर बढ़ाती चले जाओगे। तो सारी कंट्रीज का मेन एम जो वर्ल्ड वॉर में लड़ाई करने का था वो यही था, एक्सपेंशन, और लोगों को कब्जाओ अपनी पावर बनाओ, यही एक्सपेंशन था। ठीक है, कांग्रेस ने सुभाष चंद्र बोस जी की बात मानी, क्योंकि भाई बात तो सही कह रहे थे वो कि बदतमीजी दे रहे हैं, ये सब झूठ बोल रहे हैं, डेमोक्रेसी बनाने की बात करते हैं और इंडिया में हमारे को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। गांधी जी को भी लगा नहीं यार बात तो सही कह रहा है, लेकिन गांधी जी कभी भी ये नहीं कह रहे थे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अभी लॉन्च कर दो, अभी नहीं बोल रहे थे वो। कांग्रेस के लोग बैठे, वर्किंग कमेटी का डिसीजन हुआ, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया और ये कहा कि हम लोग ब्रिटिशर से एक काम करते हैं, ऑन पेपर रीजन पूछ लेते हैं वार का, कि रीजन बता दो वॉर का, हमें हर चीज एकदम क्लियर बता दो। तो यहाँ पे उन्होंने 2 क्वेश्चन ब्रिटिशर के सामने उठाए, इस आदमी के सामने, ये देख रहे हो हीरो बना बैठा है, इसके सामने 2 क्वेश्चन उठाए कि एक तो भाई साहब रीजन बताओ वॉर का, सही बदतमीजी मत दो कि डेमोक्रेसी और ये और वो फालतू बातें मत करो हमारे साथ। दूसरा, ये तुम बता रहे हो कि डेमोक्रेसी स्टेबल करोगे, ये डेमोक्रेसी आएगी वर्ल्ड वॉर के बाद, तो ये भी बता दो कैसे आएगी और क्या करोगे डेमोक्रेसी में, तुम करोगे क्या, ये भी बताओ। तो ये 2 क्वेश्चन कांग्रेस की आदत है फिर से रख दिए ब्रिटिशर के सामने, और ब्रिटिशर्स अपनी आदत से मजबूर, इग्नोर मारा, करेक्ट एकदम सीधा इग्नोर मारा, एकदम कहा अरे यार फिर तुम मतलब ये दे रहे हो, हम नहीं मानेंगे। फिर ये बोला, जो भी इसका नाम है लिंदे मिंदो, जो भी नाम था इसका, इसने बोला कि भाई हम नहीं दे रहे तुम्हें कुछ भी, है ना, तो ना रीजन देंगे ना तुम्हारी बात मानेंगे। अब कांग्रेस वाले बहुत बुरे सरंगे, उन्होंने कहा यार बदतमीजी ज्यादा हो रखी है, ये आदमी ज्यादा हीरो बन रहा है, ऐसा है अब हम कर देंगे रिजाइन। तो ये जो मीटिंग हुई थी सितंबर में, अक्टूबर में जाके इन्होंने मार दी सब लोगों ने रिजाइन, जो मिनिस्टर्स थे। मतलब बेसिकली रेजिग्नेशन से पहले का जो बैकड्रॉप था वो कुछ ऐसा था। ब्रिटिशर ने सपोर्ट मांगने की कोशिश करी, सपोर्ट उनको मिला नहीं, डिमांड रख दी गई, डिमांड इग्नोर हो गई, चिढ़ गए। वर्धा में मीटिंग हुई, डिस्कशन हुआ, बोस जी ने समझाया कि भाई ये सब गलत है, ये झूठ बोल रहे हैं, और उनको भी लगा नहीं सही बोल रहे हैं बोस जी, तो रिजोल्यूशन पास किया कि हम रीजन मांग लेते हैं, पूछ लेते हैं भाई ऑन पेपर दे दो। तो ऑन पेपर जब रीजन मांगा उन्होंने पेपर फाड़ दिया और जला दिया, हंसने लगा जोर जोर से, ये आदमी कह रहा भाग जाओ से। तो ये लोग चिढ़ गए, अब कोई आदमी आपसे कुछ मांगने आया उसकी जोर जोर बेइज्जती करके हंसने लग जाओगे तो चिढ़ ही जाएगा, ऑब्वियस ही बात है। तो सब लोग कांग्रेस वाले चिढ़ गए, उन्होंने कहा हम तो रिजाइन मार रहे हैं, बाढ़ में जाओ, कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। ब्रिटिशर्स ने भी कहा यार ठीक है कोई सपोर्ट नहीं ले रहे हैं, बाढ़ में जाओ। लेकिन थोड़े दिनों के बाद ब्रिटिशर्स को हुई टेंशन। क्यों टेंशन हुई मैं बताऊं आपको। रियलिटी ये थी कि ब्रिटिशर्स को पता था अगर इंडिया ने इस समय चिढ़ गए और कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी और इंडिया में कोई मूवमेंट स्टार्ट हो गया तो बवाल हो जाएगा, बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। तो जब भी ब्रिटिशर्स टेंशन में आते तो क्या खिलाते हैं, गाजर, कैरेट। ब्रिटिशर्स जब भी टेंशन में आएंगे तो आपको देंगे टॉफी, और टॉफी के साथ लेके तैयार रखेंगे डंडा। यहां पे ये बंदे को टेंशन हो गई, यहां पे इस बंदे को टेंशन हो गई और इसने सोचा अब मैं कैरेट दूंगा, गाजर खाने को दूंगा। ये बंदा बोलता है, ये वाइसरॉय बोलता है जनवरी 1940 में, जनवरी 1940 में कांग्रेस के जो चिड़े हुए लीडर हैं, गांधी जी ऐसे गुस्से में बैठे बहुत बुरी तरीके से, ये बोलता है कि ऐसा है गाजर दे रहा है, मत करो कोई गुस्सा मत हो, इधर आओ मेरी बात मानो, एक काम करो, मैं तुम्हें वर्ल्ड वॉर 2 के बाद डोमिनियन स्टेटस दे दूंगा।
वर्ल्ड वॉर 2 के बाद डोमिनियन स्टेटस दे दूंगा। अब गांधी जी की शक्ल देख रहे हो, लिटरली ऐसी शक्ल बनी होगी एकदम गुस्से वाली। गांधी जी ने कहा जवाहरलाल नेहरू भाई इधर आ बेटा, ये क्या बोल रहा है, इसको समझ में नहीं आया। जवाहरलाल नेहरू बोलते तुम्हें समझ में नहीं आया, बदतमीजी दे रहे हो हैं, हमने तुमसे इतने दिनों से मांग रहे हैं, 1928 में तुमने डोमिनियन की बात करी थी, है आज 1940 हो गया है, बदतमीजी मजाक बना रखा हमारा है। जब देखो डोमिनियन ले लो, लो डोमिनियन ले लो, डोमिनियन ले लो, लेके गाजर दिखाते हो, हम चुपचाप बैठ जाते हैं, फिर आ जाते हो डंडा लेके मारते हो, डोमिनियन चाहिए, इधर ला गाजर वापिस दे जो ले रखी थी है। तो चिढ़ गया कांग्रेस, बहुत बहुत मजाक हो रखा था, एकदम गुस्सा आ गया गांधी जी को और लीडर को भी गुस्सा आ गया, क्या यार डोमिनियन डोमिनियन लगा रखा है। हम वहां पे पूर्ण स्वराज अपना मना चुके हैं, हम दिवस मना चुके हैं, वहां पे कंप्लीट इंडिपेंडेंस का है जनवरी 26 को, तभी तो हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं ना अभी 26 जनवरी वाला जो रिलेशन है, याद होगा पूर्ण स्वराज वाला लाहौर सेशन वाला, तो वो मना चुके। तुम यहाँ डोमिनियन की बात करो, डोमिनियन चाहिए नहीं हमें, बार बार लेके आ जाते हो फालतू की गाजर, ये गाजर खानी नहीं है, दूसरी खानी है। तो वहां पे हुआ बवाल, गांधी जी और सब लीडर्स ने बोला बहुत हो गया अब नहीं, और उन्होंने कहा कि मार्च 1940 में डिसाइड कर लिया कि अब हम लोग फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे बड़ा गजब तरीके से। यहां पे डिसीजन हो गया है, मार्च 1940 तक कांग्रेस डिसाइड कर चुकी है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च अब हम कर देंगे। एक चीज ध्यान रखना, ब्रिटिशर्स ने इस समय इंडिया में बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स कर रखे थे। स्ट्रिक्ट रूल्स का मतलब होता है मास, जहां पे लोग इकट्ठे हो जाए वहां पे लोगों का अरेस्ट हो रहा था, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स बना रखे थे। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पास करवा लिया था कि कोई भी अगर लोग इकट्ठे देखे या कोई स्ट्राइक कर रहा हो तो उसको डायरेक्ट जेल में डाला जा सकता है। तो इंडिया के अंदर अभी बहुत बड़ा मास मूवमेंट पॉसिबल नहीं था, वरना लोग अरेस्ट होने लगते। और ब्रिटिशर्स आप जानते हो जहां मास मूवमेंट आता है वहां पे वो लड़ाई और लोगों को मारने भी लग जाते हैं, और गांधी जी कभी वायलेंस को प्रेफर करते नहीं थे। लेकिन यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करने की बात यहाँ पे डिसीजन हो चुका है, करेंगे मार्च 1940 में। अच्छा, ये तो हुई कांग्रेस की बात जो चिढ़ गई बहुत बुरी तरीके से। अब बात करते हैं मुस्लिम लीग की। इस टाइम तक आते आते मुस्लिम लीग जो था एक बहुत बड़ी पार्टी बन चुका था, एक काफी बड़ी पार्टी बन चुका था। आपने देखा इन्होंने बहुत जगह अपनी क्या कहते हैं कोalition गवर्नमेंट बना ली थी, है ना, अपनी मिनिस्ट्री बना ली थी। तो मुस्लिम लीग काफी इफेक्टिव हो रहा था। मुस्लिम लीग एक बहुत बड़ा कांड कर देता है 23 मार्च 1940, मार्च का टाइम चल रहा है, 23 मार्च 1940 को लाहौर में मुस्लिम लीग की होती है एक मीटिंग। मुस्लिम लीग की ये जो मीटिंग है, ये मीटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये डेट और इस मीटिंग का जो बेसिक रेजोल्यूशन है वो ध्यान रखना है। 23 मार्च 1940 लाहौर मीटिंग, और यहां ये पास करते हैं पाकिस्तान रेजोल्यूशन। मुस्लिम लीग पास कर देता है पाकिस्तान रेजोल्यूशन। इस रेजोल्यूशन में ये डिसाइड करते हैं कि जितने भी मुस्लिम डोमिनेटिंग एरियाज है, जहां मुस्लिम्स मेजॉरिटी में है, उन सब एरियाज को ग्रुप करके एक अलग साइड दे दी जाएगी। मतलब जितने भी मुस्लिम डोमिनेटिंग एरिया उन सबको ग्रुप बना के एक ग्रुप बनाया जाएगा, और उस ग्रुप का नाम होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान रेजोल्यूशन ये पास कर देते हैं, पाकिस्तान ये रेजोल्यूशन ये पास करते हैं। मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया को ग्रुप बना के पाकिस्तान रेजोल्यूशन यहां पास हो जाता है, मुस्लिम लीग पास कर देता है। अब अगर आप सिनेरियो देखो, तो अब आप मार्च 1940 के आसपास आ चुके हो, और अभी आपको तीन इंपॉर्टेंट बड़ी पार्टीज दिखने वाली है। एक तो ब्रिटिश है, एक मुस्लिम लीग है, और एक कांग्रेस है। अब ये तीन पार्टीज आपस में एक दूसरे के साथ खेलते रहेंगे, एक दूसरे के साथ बातचीत करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, यही सब होता रहेगा, और कुछ ना कुछ पास होता रहेगा। ये चीज यहाँ पे क्लियर होगी। ये जो बैठा हुआ है वाइसरॉय, इसका फिर से अजीब सा नाम है, लेलेंगो ये नाम है इसका। ये जो बोलना चाहे बोल लो। ये आदमी फिर से यहाँ बैठा हुआ है। अब ये आदमी फिर देखता है कि यार बवाल थोड़ा ज्यादा हो रहा है, अब ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करने की बात कर रहे हैं, इनको अब गाजर खिलानी पड़ेगी। फिर आता है अगस्त 1940 में, अगस्त ऑफर लेके आजा। गांधी जी को बोलता है आ जाओ, ऑफर बम्पर ऑफर लेके आया हूं मैं अगस्त ऑफर के नाम से। ये आता है, बुलाता है सब लीडर्स को कांग्रेस के, आ जाओ ऑफर लेके आया हूं। सबको लगता है बढ़िया ऑफर लेके आया, कुछ नया बताएगा। आते ही पहले ऑफर में पहला पॉइंट डालता है डोमिनियन स्टेटस दूंगा। दूसरा पॉइंट डालता है कि भाई एक्सपेंशन ऑफ वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ये डोमिनियन स्टेटस पहला वाला डोमिनियन स्टेटस का पॉइंट पढ़ के जवाहरलाल नेहरू को बहुत भयंकर गुस्सा आता है। वो कहते हैं क्या है यार, तुम इधर वाइसरॉय है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा 1928 से क्या मजाक खेल रहे हो, तुम कर क्या रहे हो, क्या बदतमीजी कर रहे हो। 1928 से डोमिनियन खेल लो, डोमिनियन के नाम पे डोमिनोज खिला रहे हो फालतू का, और कुछ हो रहा नहीं है। और गांधी जी बहुत गुस्सा आता है। गांधी जी कहते हैं अब बहुत मारूंगा, ये लाठी उठा के यही मार दूंगा मैं इसके सर पे। ये डोमिनियन का क्या गेम लगा रखा है, समझ में नहीं आ रहा। हमें डोमिनियन चाहिए ही नहीं यार, हम पूर्ण स्वराज दिवस बना चुके हैं, हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर चुके हैं। इंडिपेंडेंस जवाहरलाल नेहरू रोज छत पे खड़े होकर चीखते हैं, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या चल रहा है यहाँ पे, बार बार डोमिनियन लेके आ जाते हो। पहला पॉइंट डाल देता है डोमिनियन। दूसरा पॉइंट कहता है कि वाइसरॉय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है अब वो बढ़ा करेंगे और उसमें थोड़े बहुत इंडियन को एंट्री दे देंगे। ठीक है, ये बहुत पहले से बोल रहे हैं फालतू की बातें, 1909 से चल रहा है बवाल है, मजे ले रहे हैं फालतू के। अगस्त ऑफर है ये ऑफर लेके आए इंडियंस के लिए। तीसरा पॉइंट कि अब इंडियंस डिसाइड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या पॉइंट है। तुम जवाहरलाल नेहरू कहते फिर बदतमीजी है, मेरे पापा से भी यही बोला था नेहरू रिपोर्ट के नाम पे 1928 के टाइम पे कि तुम डिसाइड करो लेके आओ है। अब फिर से ये तुम पॉइंट डाल दिया, मतलब नया क्या दे रहे हो, ये ऑफर क्या है, तो बेकार ऑफर है।
पुराना ऑफर दे रहा हूं, पिछले 10 साल पुराना, 20 साल पुराना, हमें नहीं चाहिए ये ऑफर। उसके बाद चौथा पॉइंट, माइनॉरिटीज का भी कंसिडरेशन किया जाएगा। अरे यार तुम 1909 से ले रहे हो माइनॉरिटीज को, सेपरेट इलेक्टोरेट दे रखा है, तुमने नया क्या दिया? सब गुस्सा जाते हैं कांग्रेस वाले, बदतमीजी की लिमिट हो गई, कांग्रेस एकदम खसिया था बुरी तरीके से कि क्या चल रहा है, फिर से तुम वही उठा के पॉइंट दे दिए जो 20 साल से मैं बेवकूफ बना रहा हूं, फिर दे दिया ऑफर के नाम पे, कोई ऑफर हुआ? रिजेक्टेड। क्वेश्चन आता है, फालतू नहीं बोलता मैं, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है अगस्त ऑफर जो है ये कांग्रेस ने रिजेक्ट किया था या नहीं किया था? बिल्कुल किया था, एकदम क्लीन चिट रिजेक्ट दिया था एकदम, क्योंकि इसके सारे पॉइंट कांग्रेस को एक्सेप्टेबल नहीं थे। ये मजेदार फालतू पॉइंट मत दे रहा है, मतलब ही नहीं इन पॉइंट्स का। ये अगस्त ऑफर ये सोच के लाया था कि मैं इंडियंस को गाजर खिलाऊंगा और इंडियंस गाजर खा के खुश हो जाएंगे, लेकिन इंडियंस और बार आ गए, कांग्रेस सनक गए एकदम बुरी तरीके से, क्या बदतमीजी है। अब पॉइंट होता है जो सनक गए और गुस्सा गए और ये ऑफर के बाद सारे लीडर्स इकट्ठे हुए, इन सबने सोचा कि ये चल क्या रहा, किया क्या जाए। बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो गई थी, ब्रिटिशर्स कुछ मानने को तैयार नहीं थे, ये फालतू के ऑफर लेके आ रहे थे, लीडर्स सारे चिड़े बैठे थे, गुस्सा हो रहे थे, लेकिन मास मूवमेंट लॉन्च नहीं कर सकते थे। मैंने आपको बताया बहुत सारा ऐसे लॉ पास कर रखे थे ब्रिटिशर्स ने, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट वगैरह, कि जैसे ही आप मूवमेंट लॉन्च करोगे वो उठा के सबको जेल में डाल देंगे। अगस्त ऑफर एक फेल्ड ऑफर था, कांग्रेस ने उसको रिजेक्ट किया था और उस पर 2 स्टेटमेंट बोले गए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो नेहरू जी ने बोला है, जवाहरलाल नेहरू ने बोला है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये एक डेड नेल ऑन द डोर के जैसा है, मतलब दरवाजा होता है ना उस पर जो कील ठोकते हो जो मुड़ जाती है, वो कील के जैसा है, कोई काम का नहीं है, मतलब ये कोई टांग नहीं सकते आप इस पे। दूसरा, गांधी जी ने बोला कि इस ऑफर की वजह से इट इंक्रीज द गैप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इस ऑफर के बाद अब और ज्यादा चिड़ मच गई ना, डोमिनियन मजाक बना दिया पिछले 20 साल से, और गैप बढ़ गया हमारे बीच में। अब तो वो गैप भर ही नहीं सकता, अब तो वो गैप भरेगा ही नहीं। पहले तो लोग इलेक्शन लड़के गैप भर रहे थे, अब वो भरेगा ही नहीं। मतलब ये लीडर्स के जो पॉइंट है ध्यान रखना, सब लीडर्स परेशान हुए, सबने सोचा अब क्या होगा, क्या करेंगे। गांधी जी आते हैं एकदम, मैं बताऊंगा क्या होगा, क्योंकि इस समय मास मूवमेंट अलाउड नहीं है, तो हम मास मूवमेंट नहीं करेंगे, हम करेंगे इंडिविजुअल सत्याग्रह, जिसमें मास स्ट्राइक होते ही नहीं। गांधी जी वेरी इंटेलिजेंट, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट, दिमाग लगाने वाले बंदा एकदम, मैंने हमेशा बोला है दिमाग लगाना। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पास हो रखा है, इकट्ठा हो नहीं सकते, मूवमेंट कर नहीं सकते, सबको जेल में डाला जाएगा, मारा बहुत जाएगा। गांधी जी वायलेंस चाहते नहीं, उन्होंने कहा इंडिविजुअल सत्याग्रह होगा, अपने घर बैठ के सत्याग्रह करो, अपने घर के बाहर बैठ के सत्याग्रह करो, अकेला, कोई ग्रुपिंग नहीं होगी, एक बंदा बैठेगा पूरा सत्याग्रह करेगा। हर जगह लोगों को सत्याग्रह स्टार्ट हो गया, इंडिविजुअल सत्याग्रह का जो आइडिया गांधी जी ने कहा, कोई मास स्ट्राइक नहीं होगी, इंडिविजुअल स्ट्राइक होगी, इसके अंदर 2 स्टेप्स होंगे, 2 स्टेप्स लो इंडिविजुअल सत्याग्रह के, कभी करना हो कर लेना। पहला स्टेप, इंडिविजुअल सत्याग्रह ये कहता है कॉन्सेप्ट की सत्याग्रही डिमांड करेगा फ्रीडम ऑफ स्पीच, बैठ के बाहर रोड पे अकेले चद्दर डाल के बैठ जाएगा, कहेगा फ्रीडम ऑफ स्पीच, मुझे बोलने का हक चाहिए, गलत चीजों के अगेंस्ट मुझे बोलने का हक चाहिए, ये बोलेगा। अगर उसके बोलने का हक उसे मिल जाता है, जो कि पता है नहीं मिलेगा, तो ठीक है, लेकिन नहीं मिलता है, जो कि 100% श्योरिटी है, तो वो चीखेगा दिल्ली चलो। जितने भी इंडिविजुअल सत्याग्रही अलग अलग जगह सत्याग्रह कर रहे हैं, वो सब दिल्ली की तरफ अलग अलग बढ़ने लग जाएंगे, दिल्ली मेन सेंटर, मेन हेड, गवर्नमेंट को टेंशन देने, ऑफिस के बाहर अलग अलग पहुंचने लग जाएंगे। तो ग्रुपिंग नहीं है, एवरीबडी इज इंडिविजुअल और एवरीबडी इज परफॉर्मिंग सत्याग्रह, सब सत्याग्रह कर रहे हैं अलग अलग। गांधी जी दिमाग लगा दिया। गांधी जी, मैंने आपको हमेशा बोला, गांधी जी का दिमाग ही था कि उन्हें नोट पे फोटो छपती है, उनकी दिमाग तो था, ये बात तो माननी पड़ेगी। सत्याग्रही, इंडिविजुअल सत्याग्रही, पहले इंडिविजुअल सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। सेकंड थे जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी नहीं बैठ रहे हैं अभी, देख रहे हो, लीडर गांधी जी का कॉन्सेप्ट याद है, चंपारण से खुद नहीं जाएंगे, पहले और लोगों को भेजेंगे, जब वो थके लग जाएंगे तब कब उतरेंगे। कॉन्सेप्ट गांधी जी का एकदम क्लियर है और वो कॉन्सेप्ट हर जगह अप्लाई हो रहा है। अभी और समझाता हूं कॉन्सेप्ट। पहले विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, तीसरे, थर्ड याद कर लेना, ये फालतू नहीं बोल रहा, क्वेश्चन आता है। थर्ड ब्रह्मदत्त। ये 3 लाइन से इंडिविजुअल सत्याग्रही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। उसके बाद बहुत सारे सत्याग्रही हो गए। मतलब अगर आप मई 1941 तक पहुंचोगे, अराउंड 25,000 इंडिविजुअल सत्याग्रही इकट्ठे हो चुके थे, सब दिल्ली की तरफ बढ़ने लग गए थे। ऐसे मान के चलो 25,000 अलग अलग लोग सत्याग्रह मूवमेंट में जुड़ चुके थे। इसे कहते हैं लीडरशिप क्वालिटी। गांधी जी के दिमाग लगा गए, अकेले भी लोगों को जोड़ दिया, दूर भी कनेक्शन बना दिया। कॉन्सेप्ट इशू को मास इशू बनाओ। अगर इकट्ठा नहीं कर सकते हो तो कॉमन इशू पकड़ के हजारों लोगों के बीच में वो इशू पनपाओ, उनको थोड़ा समझाओ। वो घर बैठे बैठे सत्याग्रह कर रहे हैं, रोड पे बैठ के सत्याग्रह कर रहे हैं, अलग अलग जगह सत्याग्रह कर रहे हैं, लेकिन इशू सबका सेम है। एक सेंट्रल इशू बनाया, कॉमन इशू को बना के दिल्ली पहुंचाओ, दिल्ली में बैठी है गवर्नमेंट, उस पर प्रेशर डालो और अपना काम कराओ। सेम कॉन्सेप्ट चंपारण से आज तक चल रहा है, बल्कि साउथ अफ्रीका से अभी तक इनका कॉन्सेप्ट सेम है, एकदम सेम है। इसे कहते हैं इंटेलिजेंस, इसे कहते हैं लीडरशिप क्वालिटी, जो गांधी जी में थी। समझ में आ रहा होगा।
क्लियर है। 1941 तक इंडिविजुअल सत्याग्रही सब जगह पहुंचे लग गए, गवर्नमेंट को टेंशन होने लग गई, बिल्कुल होने लग जाएगी। अब सिनेरियो कुछ ऐसा बन चुका है, कि इंडिविजुअल सत्याग्रह कंटिन्यूसली चल रहा है, सत्याग्रही आ रहे हैं, अरेस्ट हो रहे हैं बहुत सारे, अरेस्ट गवर्नमेंट, ब्रिटिश का तो काम ही है अरेस्ट करना। उधर वर्ल्ड वॉर का सिस्टम चल रहा है, वर्ल्ड वॉर चल रही है, ब्रिटिशर उधर भी बिजी हैं। इधर सुभाष चंद्र बोस की बात करेंगे। सुभाष चंद्र बोस की ये बात है कि सुभाष चंद्र बोस अभी जो इन्वॉल्व थे इन चीजों में, अब वो कहीं और इन्वॉल्व होने लग जाएंगे। तो उनके इन्वॉल्वमेंट और उनकी जो बेसिक स्टोरी है, उन्होंने क्या किया है, बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट किया है, वो नेक्स्ट क्लास के अंदर समझेंगे। हम 1940s में आ चुके हैं, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 7 साल में से गारंटी दे रहा हूं एग्जाम में 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, लिख के ले लो, अभी लिख के ले लो, क्वेश्चन मिलेंगे 100% गारंटी मिलेंगे, साइन भी ले लो। ये 7 साल में से आपको गारंटी क्वेश्चन मिलेंगे। आज से जो क्लास स्टार्ट हुई है, इस क्लास से लेकर 7th क्लास तक जो जाएगी, इसमें क्वेश्चन आपको गारंटी मिलने वाले हैं, इसकी 100% गारंटी है मेरी। रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। सुभाष।